हेलो गाइस, थिएटर्स में आ चुकी है अवतार फायर एंड एशेज एंड हमें लगा था कि धुरंधर की आंधी में अवतार भी उड़ जाएगा, लेकिन हमें देखने के बाद पता चला कि हाँ, ये उड़ने वाली मूवी तो है नहीं। आज हमने देखा है अवतार फायर एंड एशेज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो भी आपके लिए इतनी ठंड में हम लोग सुबह उठ के नहा धो के गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रांसपेरेंट व्यू। चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, इसकी कास्ट के बारे में और जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगे इस मूवी में। चलिए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम इस मूवी की कास्ट की, तो ये बिल्कुल सेम ही कास्ट है जो अपनी अवतार पार्ट 1 और पार्ट 2 में थी। सैम वर्थिंगटन एज जेक सली, जो सल्डाना एज नित्री, और जो अवतार फर्स्ट और अवतार 2 में जिन्होंने विलन का रोल किया स्टीफन लैंग जो कर्नल क्वाड्रिज। और इस मूवी में एक नया विलन भी इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने, एक एज अ न्यू क्लैन इनकी पेंडोरा का। उस क्लैन के लिए लीडर है, उसका नाम है वरांग, और जो वो प्ले किया है ऊना चैपलिन ने। इसके अलावा तुमने एक चीज को मिस कर दिया, इसके अंदर एक और कैरेक्टर है बहुत बड़ा, शायद तुमने नहीं देखा स्क्रीन पे, पीछे कहीं बैकग्राउंड में गोविंदा भी था इसमें। तो स्टोरी का डिस्कशन अगर हम करें तो स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 की जैसी ही है। हाँ। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया स्टोरी के अंदर ऐड किया गया हो। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जेक सली अपनी फैमिली को लेकर के जो भी उसकी प्रॉब्लम चल रही थी और जो ह्यूमंस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मेनली यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है कि जेक सली या नावीज की कह लीजिए कि उनकी और ह्यूमंस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेन कॉन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा साथ में जो बताया कि एक नई नावी क्लैन यहाँ पे ऐड की गई है एशेज नाम से, एशेज क्लैन नाम से। तो उनका भी कॉन्फ्लिक्ट बीच में ऐड हो जाता है जेक सली की फैमिली के साथ, और वही उसी के ऊपर पूरी मूवी है, उसी की पूरी कंडीशंस दिखा करके, उसी के बारे में पूरी सिचुएशंस को क्रिएट करके आपको दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। मेन स्टोरी लाइन कुछ ऐसा सही है। बाकी आप मूवी को ज्यादा डिटेल में देखेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि डिटेल स्टोरी क्या है। हम आपके लिए स्पॉयलर्स यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं। तो अंकित, आज सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा अवतार फायर एंड ऐश का, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? भाई, जो एक्सपीरियंस जो जेम्स कैमरन की मूवी का जो एक्सपीरियंस था, जो इतने टाइम से एंटिसिपेटेड मूवी थी, क्योंकि जेम्स कैमरन की काफी टाइम से कोई मूवी नहीं आई है और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था उनके लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने बोलते कि मैं इस अवतार सीरीज को, अवतार 1 और 2 और 3 पार्ट को पूरा खत्म कर दूंगा इसके अंदर। ट्रिलॉजी की तरह खत्म हाँ, एक ट्रिलॉजी की टाइप खत्म करना चाहते थे और कुछ वैसा ही करा उन्होंने। और जैसे कि जेम्स कैमरन की मूवी सिर्फ विजुअल्स के लिए ही रहती है, मतलब स्टोरी भी होती है इसके अंदर, लेकिन विजुअल काफी ज्यादा होते हैं। विजुअल्स के लिए जानी जाती है, जो भी देखने जाते हैं उनका ये उनको वो पता रहता है पहले से कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होने वाला है विजुअल के अकॉर्डिंगली, और वैसा था। भाई सुबह सुबह जो मेहनत की है, जल्दी उठ करके नहा धो करके गए हैं ड्राइव करके, वो पैसा वसूल हो गया है वहां पे जाकर के, जो भी हमने देखा है। और आईमैक्स में देखने का, बड़े स्क्रीन की मूवी है तो आईमैक्स में देखने का तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। भाई, जो मूवी के विजुअल्स थे वो तो बहुत बड़े थे ही, और जो मुझे तो विजुअली अच्छे लगे, और जो उसके वीएफएक्स हैं और जो एक्शन सीन्स इसके अंदर मूवी के अंदर, वो बहुत ही बढ़िया है उसको मूवी के अंदर। और अब स्टोरी की बात करें, स्टोरी तो जैसे आपने बताया, स्टोरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ नई नई चीज आती है, लेकिन तीनों पार्ट में एक्शन और वीएफएक्स ही बहुत बढ़िया उन्होंने दे रखा है। तो आप बताइए, आपको क्या चीज में अच्छी लगी मूवी के? मुझे भी सेम चीज ही यही अच्छी लगी है मूवी के अंदर। जैसे तुमने कहा कि जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो भाई टॉप नॉच है, मतलब कि कोई मैच नहीं कर सकता वाली मूवी। जब अवतार आती है तो लोगों को दिखा देती है कि जेम्स कैमरून दिखा देते हैं कि किस तरीके से विजुअल मूवी बनाई जाती है। अगर लोगों को एक बढ़िया एक्सपीरियंस देना है, कुछ अलग हटके दिखाना है, कुछ एक नया प्लेनेट, आप बहुत सारी मूवीज में प्लैनेट्स देखे हैं अलग अलग, लेकिन जो पेंडोरा को वो दिखाते हैं जिस तरीके से, वो कोई और नहीं कर सकता। और मतलब कि स्टार्टिंग से आप देखोगे वो विजुअल्स स्क्रीन पे आने स्टार्ट होते हैं पहले सीन से, और लास्ट तक जब मूवी चल रही है तो वो आपको पकड़ के रखते हैं। एक भी सीन आप मिस नहीं करना चाहोगे। जैसे तुमने आज भी नोटिस किया होगा, हम पिछले हफ्ते भी हम लोग 2 हफ्ते पहले जब धुरंधर देखने गए थे तो मूवी वही बहुत बढ़िया है, ठीक है। वहां पर भी लोग जब उसको देख रहे थे मूवी को, तो तुम देखोगे कुछ लोग फोन चला रहे थे, किसी का फोन बज जा रहा था, लेकिन आज 3 घंटे की मूवी के दौरान मैंने नोटिस किया भाई साहब, पिन ड्रॉप साइलेंस थिएटर के अंदर। एक भी बंदा एक भी विजुअल को मिस नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो जाए। सबके फोन साइलेंट है, कोई आपस में बात नहीं कर रहा है। ये होता है एक डायरेक्टर का विजन, जो सामने वाले को बिल्कुल अपने वश में कर ले। जो 500 लोग उस थिएटर में बैठे हैं कि भाई सबका फोकस जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो मजा आ गया भाई देख करके। और सेम कुछ वैसा ही करा जेम्स कैमरन ने भी। 3 घंटे की जो मूवी थी, अब एक टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर आपने कुछ हल्का सा मिस भी किया, आपने इधर उधर फोन भी चेक किया, तो वो आप विजुअल ही मिस कर दोगे आप उसको, क्योंकि इतने A1 क्लास के विजुअल्स का उन्होंने यूज किए हैं। Exactly. और इससे पता चलता है कि उनका विजन कितना क्लियर है, कितना बड़ा विजन है उनका, जेम्स कैमरन का। और इसके बाद भी शायद से इसका अवतार का 4th और 5th पार्ट भी आने वाला है। हाँ, डिस्कशन तो चल रही है। उन्होंने बोला था कि अगर 3rd पार्ट अच्छा परफॉर्म करेगा हाँ, तो मैं 4th और 5th लेकर के आऊंगा। अदरवाइज उन्होंने बोला कि मैं 3rd पार्ट में ट्रिलॉजी खत्म कर दूंगा अगर ये नहीं चलती है तो देख के तो लग रहा है कि भाई मूवी चलेगी। 3rd 4th और 5th भी आएगा इसके बाद। अब 4th जब आएगा तब की देखेंगे। फिलहाल 3rd को रिव्यू कर लेते हैं। जैसे तुमने कहा कि विजुअल्स तो जबरदस्त हैं, टॉप नॉच हैं,
स्टोरी भी ऐसी कोई बहुत बुरी नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब कि सबको पता है कि जेम्स कैमरून के अवतार में मूवी किस टाइप की होती है, स्टोरी किस टाइप की होती है। वही एक नावी क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, Right. ह्यूमन का ग्रीड दिखाया जाता है, वही है इसके अंदर भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोरी बहुत ही बकवास हो या बहुत ही खराब हो। स्टोरी का ये है कि टू द पॉइंट चलती रहती है। जैसे बहुत सारी मूवीज में होता है कि मूवी यहाँ वहाँ स्टोरी को बाइफर्केट कर देती है, यहाँ वहाँ जाने लगती है, ऐसा नहीं है। वो अपनी उस लाइन को पकड़ के स्टोरी चलती रहती है, सीन बाय सीन स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अपने पॉइंट पे रहती है। ये इस मूवी की ये चीज़ स्टोरी वाइज बहुत सही है कि यहाँ वहाँ जाने के बजाय वो अपने पॉइंट पे रहती है, अपने फोकस पे रहती है कि क्या वो दिखाना चाह रहे हैं स्टोरी के अंदर। और जैसे कि आप स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, जो स्टोरी ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है, लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट के अकॉर्डिंग मूवी स्टोरी थोड़ी सी वीक है। हाँ, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हल्की सी वीक है। तीनों में सेम होने की वजह से ये थोड़ी सी वीक लगती है, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि कुछ नया इस बार देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। और जो अपना जेक सली है वो तो मनु सही, पहले पार्ट में क्या वहां लड़ाई करा दी, दूसरे पार्ट में दूसरे क्लैन में क्या वहां लड़ाई करा दी, और आज फिर लड़ाई करा दी उसने। मरीन से है ना, काम ही लड़ना है इसका। और जैसा भी आपने मूवी के बारे में बताया, स्टोरी के बारे में जिस पे हम बात कर रहे थे कि विजुअल्स है, स्टोरी भी काफी अच्छी है, लेकिन मूवी में एक चीज और है, स्टोरी में एक चीज और आपको मिलेगी कि इमोशन का काफी अच्छा यूज किया हुआ इस मूवी के अंदर। थोड़े कुछ टाइम बाद आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सीन ऐसा आपको मिल जाएगा जो कि एकदम परफेक्ट जगह पे उन्होंने प्लेस किया है। लाइक क्लाइमैक्स में भी काफी अच्छा इमोशनल यूज किया उन्होंने, क्लाइमैक्स से प्री क्लाइमैक्स भी है, और शायद फर्स्ट हाफ में भी एक दो इमोशनल सीन यूज करें। स्टार्टिंग ही उसी इमोशन से होती है। हाँ। movie। वो पार्ट 2 में सबको पता ही है कि जेक सली और नेत्री का बेटा मर जाता है, तो उसी इमोशन से स्टार्ट होती है और वो थ्रू आउट द स्टोरी चलता रहता है ये इमोशन। और भी बहुत सारे बीच बीच में सीन्स हैं, तो ये इमोशंस का बढ़िया तड़का लगा रखा है। बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स की, तो भाई जेम्स कैमरॉन ने ना पूरा जोर अपना क्लाइमैक्स पे लगा दिया। जो सिर्फ 40 मिनट का क्लाइमैक्स था उन्होंने गूदे भर का जोर लगा दिया। सही बात है। पहले हाफ में तो या बाकी की मूवी में देख करके तो लगता है कि जेम्स कैमरून कह रहे थे कि अरे यार मुझे तो वही काम करना है जो पहले 2 मूवी में कर रखा है। राइट। उसके बाद क्लाइमैक्स में फाड़ दी भाई साहब ने भाई। जैसे एवेंजर एंड गेम्स का जो क्लाइमैक्स था 30-40 मिनट का, सेम वैसे ही अवतार फायर एंड ऐश का भी जो एंड क्लाइमैक्स है वो भी ऑलमोस्ट 40 मिनट का है, जो कि स्क्रीन से आपको बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा, क्योंकि इतना इतनी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। फाइटिंग सीन मिल जाएंगे आपको, वीएफएक्स आपको देखने को मिलते हैं, लैंड फाइट है, अंडर वाटर फाइट्स हैं, इमोशनल सीन्स हैं, इवन आर्मी में भी है। मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा उस 40 मिनट के अंदर। स्केल भी बहुत ही मैसिव हाँ। है। मतलब तुम जो ह्यूमंस की जो आर्मी है उनके अगर टैंक्स, मतलब कि उनकी जो टेक्नोलॉजी देखोगे, इतनी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स देख के लगता है कि इंसान कितना छोटा है यार उस चीज के सामने। तो ये जो स्केल का यूज किया गया ये बहुत जबरदस्त है। बहुत ज्यादा। जैसा आपको पता है जेम्स कैमरॉन पहले भी ऑस्कर जीत चुके हैं टाइटैनिक मूवी के लिए, एंड अवतार फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए वो नॉमिनेटेड हो चुके हैं। एंड ये बात आपको हम लोग अभी से बता देते कि अवतार फायर एंड ऐश विजुअली और बैकग्राउंड स्कोर के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है ऑस्कर के लिए। और ये क्यों हुआ है ये आपको देख के पता चलेगा कि भाई क्यों हुआ ये। एग्जैक्टली, मूवी देखो पता चल जाएगा तुम्हें भी। तो अगर बहुत तारीफ कर ली हो मूवी की तो 1-2 नेगेटिव्स भी बता देता हूँ। अगर आप लोग स्टोरी से बहुत उम्मीदें लगा करके देखने जा रहे हैं तो इतनी कोई बहुत खास और बहुत ही टॉप नॉच और बहुत ही अलग स्टोरी आपको नहीं मिलने वाली है। पहले जो आपने देखा है वही जेम्स कैमरून वही स्टोरी आपको फिर से दिखाने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि विजुअल्स, एक्शंस और इमोशंस, ये काम आप जेम्स कैमरून का पहले भी देख चुके हैं और वही आपको एक बार फिर से एक नए तरीके से दिखाया जाएगा। मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने अवतार 1 या 2 में नहीं देखा। और टिकट बहुत महंगी है भाई, IMAX की सस्ती करा दो, ये भी एक नेगेटिव है भाई। इसके अलावा एक नेगेटिव ये भी है कि स्टीफन लैंग का जो करेक्टर है क्वाड्रिच वाला, भाई साहब ये करेक्टर ना मुझे समझ में नहीं आया। ये जब मूवी स्टार्ट होती है तो दिखता है कि फुल नेगेटिव है भाई जेक सली के खिलाफ, मिल जाएगा तो मार डालेगा उसको। फिर थोड़ी देर बाद जाके पता चलता है कि बेटा दिख गया तो फिर से उसको जेक सली का दोस्त बन जाता है, उसके साथ लड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जाकर के जब ऐश से दोस्ती होती है फिर जाकर जेक सली के खिलाफ हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, अगर विलन बनना है तो हार्डकोर विलन बनो कि भैया मुतवा दो सारे एक्टर को भी, हीरो को भी। नहीं तो फिर ये वाले जो स्विच पर्सनैलिटी चलते हैं ना, इस तरह का विलन देखने में मजा नहीं आता बिल्कुल भी। विलन होना चाहिए जो फोकस्ड रहे कि भैया हीरो की मारनी है तो मारनी है। और ये इतना ढीठ विलन इसके अंदर है। ये फर्स्ट पार्ट में इसको तीर लगा था वो तब भी नहीं मरा, सेकंड पार्ट में गोली लगी पानी में गिर गया तब भी नहीं मरा, और इस पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। वो आप देख के और पता करिए क्या है वो। ओवरऑल मूवी का डिस्कशन तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, 4th और 5th पार्ट, वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस टाइप की मूवी रहेगी और स्टोरी क्या हो सकती है उसकी? जैसे कि जेम्स कैमरून ने कहा था कि ये इस मूवी को ट्रिलॉजी बना करके यहाँ पे खत्म कर देंगे, जो कि खत्म हो भी जाती है काफी हद तक। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी
छोड़ दिया गया है, एक पॉइंटर छोड़ दिया गया है कि नेक्स्ट वाली मूवी को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि स्पाइडर का जो करेक्टर है, राइट। ठीक है, अब वो अडेप्ट कर चुका है पेंडोरा में, ठीक है, जो भी रीजंस रहे होंगे वो लोगों को मूवी देख के पता चल जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में ये हो सकता है, आगे आने वाली मूवी में ये हो सकता है, पार्ट्स में ऐसा हो सकता है कि जेक सली जो है वो शायद रिटायर कर जाए, क्योंकि वो अब इमोशनली काफी ब्रेक हो चुका है। वो तुम देखोगे कि नेत्री का पूरे कॉन्फ्लिक्ट नेत्री का और उसका चलता रहता है, उसकी सोच अलग है, नेत्री की अलग है। तो और इतना कुछ झेलने के बाद हो सकता है कि वो रिटायर कर जाए, या शायद उसको मार ही दिया जाए और आगे एक नए लीडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे पेंडोरा वासियों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया स्पाइडर को। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्पाइडर जो है वो नया हीरो बनकर आए, नया लीडर बनकर के आए, और वो ये एक पोर्शन हो सकता है मूवी का। इसके अलावा इस वाली मूवी के अंदर, फायर एंड ऐश के अंदर, एक सीक्वेंस या एक कॉन्सेप्ट ये वाला भी दिखाया गया है कि जब वो अडेप्ट हो गया है पेंडोरा पे जीने के लिए, तो उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो आरडीए है वो उसको रिवर्स चेंज करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहती है कि कैसे हम लोग बाकी ह्यूमंस को भी पेंडोरा में अडेप्टेबल बना सके और अपने ह्यूमंस को यहाँ पे ला सके और अपने जो भी उनका मोटिव है उसको क्लियर या पूरा कर सके। तो मुझे लगता है कि इन दो पॉइंटर्स को लेकर के आगे की मूवी लिखी जा सकती है, या उसके ऊपर इसमें और भी ज्यादा एक्सपेंड करने को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांसेस यहाँ पे हैं। मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की स्टोरी क्या रहेगी, लाइक जिसमें एक लाइक जो क्रिएचर्स होते हैं, सी क्रिएचर्स, टर्कन्स जिसे हम बोलते हैं, मूवी के अंदर वर्ड यूज किया है टर्कन्स। यस। सो उसमें वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं अमृत, मूवी में अमृत वर्ड यूज किया हुआ है, तो वो उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वो लाइक कहाँ पे उसको बेचते हैं, उसके बाद उसको कैसे यूज करते हैं, एक वो पार्ट में को लगा कि आगे स्टोरी बढ़ा सकती है। और जैसे कि अपने पता है स्टीफन लैंग वो साला मरता नहीं है, तो वो भी जिंदा ही होगा। और जो उसका जो थर्ड पार्ट जो ऐश क्लैन की लीडर है वरांग, वो भी अभी जिंदा है। तो शायद से वो स्टोरी आगे बढ़े, और जो उसका फैमिली थी जेक सली की, वो किस तरीके से आगे फैमिली मूव करता है, उसके जो चिल्ड्रन है वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो बाकी हम देखते हैं फोर्थ फिफ्थ पार्ट कब जब आएगी बुढ़ापे में हमारे, तब हम देखते हैं। उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम होगा, उनके बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे हैं वो लोग। तो हो सकता है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा होगा ही होगा, उनके बच्चों को आगे बढ़ा दिखाया जाएगा, टाइम जंप होगा थोड़ा सा, और वहीं से स्टोरी स्टार्ट की जाएगी या उसी स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा। सो ये था हमारा ट्रांसपेरेंट व्यू अवतार फायर एंड एशेस पे। और अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखिए, क्योंकि ये विजुअली बहुत ही बढ़िया मूवी है, बड़ी स्क्रीन पे ही आपको मजे आएंगे। और आईमैक्स में देखो, हाँ, और आईमैक्स में देखो। सो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं मनीष, ये अंकित, ट्रांसपेरेंट व्यू से साइनिंग आउट।